नमस्कार। जय श्री राम। राधे राधे। आज की हम क्लास लेकर के आए हैं राजस्थान सीटी 2026 की ये क्लास। और इस क्लास में हम जो पुराने मॉडल पेपर हैं उन पर अध्ययन कर रहे हैं। जो सीटी के पीछे के एग्जाम में पूछे गए जो क्वेश्चन हैं उनको हम सोल्व करवा रहे हैं। तो पीछे के जो क्वेश्चन आपकी और सीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी और सीटी की जो दूरी है वो हमेशा लगातार दूरी बढ़ रही है। अगर पीछे के मॉडल पेपर पढ़े हैं तो उनके दूरी के मध्य का अंतर है वो कम होता जाएगा और आपको सीटी ईजी होगी। क्योंकि पीछे के मॉडल पेपर इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि पेपर का लेवल पता चल जाए कि किस लेवल का पेपर आता है और किस तरह से क्वेश्चन है वो बनते हैं। ऐसा नहीं कि हम हमेशा गाइड है वो पढ़ते रहें, अंधाधुंध तरीके से पढ़ते रहें और हमें पेपर का लेवल का भी पता नहीं है कि किस लेवल का पेपर है वो आने वाला है। तो आज हम इसके माध्यम से 2023 का जो मॉडल पेपर है वो आपको मैं करवाने जा रहा हूँ। उसके 4 विकल्प होंगे। उन चारों विकल्पों को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन से अलग कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं तो उसके लिए हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए आप सभी सीटी के एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया। यानी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ और बीएसएफ ने जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर यानी राजस्थान और पाकिस्तान की जो रेड क्लिफ रेखा है उनकी सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया था। तो हमारे पास में 4 विकल्प दिए गए हैं और पहला विकल्प है ऑपरेशन शक्ति, दूसरा है ऑपरेशन शरद हवा, तीसरा है ऑपरेशन क्रांति और चौथा है ऑपरेशन पवन। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा और आपने अच्छी तरीके से तैयारी कर रखी है तो आपको इनमें से आंसर है वो कमेंट के माध्यम से भी दे सकते हैं कि इनका करेक्ट आंसर ये होगा। 4 विकल्प हैं, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शरद हवा, ऑपरेशन क्रांति और ऑपरेशन पवन। तो ये 4 विकल्प, इनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो चलिए चलते हैं। इसमें हमारे लिए बी है वो करेक्ट आंसर होगा, जो यहाँ पर देख रहे हैं ऑपरेशन शरद हवा। तो 2022 में बीएसएफ के द्वारा जो अभियान चलाया गया था वो था ऑपरेशन शरद हवा। यानी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ द्वारा राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, मुख्य रूप से जैसलमेर और बाड़मेर की, वहाँ पर घुसपैठ को रोकने के लिए, किसे रोकने के लिए, घुसपैठियों को रोकने के लिए ये अभियान चलाया गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जैसलमेर है और ये बाड़मेर है और ये जो आप रेखा देख रहे हैं ये रेड क्लिफ रेखा है और इसके रेखा के पश्चिम में जो देश है वो है पाकिस्तान। तो इन दोनों जिलों में ये अभियान है वो चलाया गया था, ऑपरेशन शरद हवा। ठीक है, क्यों चलाया गया था? क्योंकि घुसपैठ को रोकने के लिए ये अभियान चलाया गया था सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के द्वारा। सर्दियों में यानी जनवरी के माह में चलाया गया था, इसलिए इसे ऑपरेशन शरद हवा कहते हैं। अगर ये गर्मियों में अगर चलाया गया, ग्रीष्म ऋतु में यानी मई जून के महीने में चलाया गया, तो इसका नाम हो सकता था ऑपरेशन गर्म हवा। तो यानी किस लिए? ये घुसपैठ को रोकने के लिए। तो आगे आ सकता है, ये अब की बार ये सर्द हवा में पूछ लिया आपको कि जनवरी माह में हो सकता है, मई जून में जो अभियान चलाया जाता है उसमें क्या नाम दिया जाता है, तो वो हो सकता है ऑपरेशन गर्म हवा के लिए। तो याद रखना दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा परख, यानी परख है वो चर्चा में रहा है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। यानी जो हाल की खबरों में परख जो एक खबरों का विषय रहा है, हेडलाइन रहा है, ब्रेकिंग न्यूज भी रहा है, परख है वो किससे संबंधित है। अगर देखें 4 विकल्प दिए गए थे, ए में उद्योग, बी में बैंकिंग, सी में शिक्षा
और डी में स्वास्थ्य। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा सकते हैं आप इसके लिए। तो यानी किसके लिए है? उद्योग के लिए है, बैंकिंग के लिए है, शिक्षा के लिए है, या फिर स्वास्थ्य के लिए है। तो इन चारों विकल्पों में कौन सा सही होगा, जिसके परख नाम से संबंधित जाना जाता है? तो चलिए देखते हैं। परख है वो एक शिक्षा से संबंधित है और इसका करेक्ट आंसर सी होगा, शिक्षा। अगर परख की बात करें तो परख है वो एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, यानी नेशनल एजुकेशन प्लानिंग, यानी 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत परख को रखा गया है। स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। इसमें संस्थागत जुड़ाव कौन से हैं और मुख्य उद्देश्य कौन कौन से रखे गए हैं इसमें, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें। तो संस्थागत जुड़ाव की बात करें तो इसमें एक नंबर है शिक्षा से संबंधित, यानी शिक्षा से संबंधित कोई कार्य हो वो परख के अंतर्गत आता है। उसके बाद में अनईपी 2020 का इसे हिस्सा माना जाता है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा है। इसके बाद में इसमें कौन किसके द्वारा संचालित होती है? तो वो होती है NCERT द्वारा संचालित की जाती है। तो यानी संस्थागत जुड़ाव, ये संस्थाएं इससे संबंधित जुड़ाव है, यानी ये शिक्षा से संबंधित है, यानी 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से ये जुड़ा हुआ है। NCERT से संबंधित ये संचालित किया जाता है, उससे भी जुड़ाव रखती है। अब अगर इसके उद्देश्य की बात करें, इस बार ये परख के पूछ लिए, इस बार संस्थागत जुड़ाव के पूछ लिए, इस बार हो सकता है परख के मुख्य उद्देश्य भी पूछ सकते हैं। तो पहला है छात्रों का मूल्यांकन करना, यानी छात्रों का मूल्यांकन किस तरह से किया जा सकता है, उस यानी हर बच्चे का अच्छी तरीके से मूल्यांकन होना चाहिए, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है। 2 नंबर है कौशल विकास की जांच, यानी बच्चे किस में या किस चीज़ को सीखने में निपुण है या क्या से सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, तो यानी कौशल और उसका बच्चे का विकास किस तरह से हो सकता है, तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 नंबर है रटने की बजाय समझ पर जोर दिया गया, यानी बच्चे को रटने के बजाय उसकी जो समझ आती है, यानी समझने पर है वो जोर दिया गया है। तो ये थी इसके मुख्य उद्देश्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो नेक्स्ट है राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए बड़ा सा। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ, ये क्वेश्चन 2023 के सीटी के एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर इसकी बात करें तो ए है वो है गोटन, बी है ब्यावर, सी है लाखेरी और डी है डबोक। तो यानी वो कौन सा स्थान है जहाँ पर राजस्थान का प्रथम सीमेंट का कारखाना है वो खोला गया था। तो 4 विकल्प आप देख सकते हैं, गोटन, ब्यावर, लाखेरी और डबोक। तो चलिए हम नेक्स्ट उसमें आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है सी लाखेरी, और लाखेरी में वो राजस्थान का प्रथम सीमेंट का कारखाना है वो खोला गया था, और ये बूंदी में है। राजस्थान में सीमेंट का पहला कारखाना लाखेरी यानी बूंदी, याद रखना लाखेरी बूंदी में है, वहाँ पर स्थापित किया गया था। अगर स्थान की बात करें लाखेरी बूंदी। कंपनी की बात करें किस नाम से कंपनी की स्थापना हुई थी, तो वह है क्लिक निक्सन कंपनी। तो इस बार ये भी पूछ सकते हैं कि क्लिक निक्सन कंपनी सीमेंट उत्पादन की कंपनी कहाँ स्थित है, तो वह है लाखेरी बूंदी में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई हो सकता है, स्थापना भी पूछ ले तो 1915 में हुई थी, और उत्पादन कार्य कब से प्रारंभ हुआ था, शुरू हुआ वो है 1917 में। तो बूंदी आप देख सकते हैं यहाँ पर है बूंदी, ठीक है। तो यानी स्थान का है लाखेरी बूंदी में। कंपनी कौन सी, क्लिक निक्सन कंपनी। स्थापना कब हुई 1915 में, और उत्पादन सीमेंट का कब शुरू हुआ 1917 में। इसके साथ साथ में गोटन की अगर बात करें, विशेष तथ्य गोटन है वो नागौर में है जो सफ़ेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, यानी गोटन है वो नागौर में है, और वो वहाँ पर जो कारखाना है वो है सफ़ेद सीमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ याद रखना।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारे लिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि क्षेत्र सुमेलित नहीं है? यानी इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है स्थानांतरित कृषि के बारे में, और एक तरफ राज्य दे रखे हैं। तो ए में है पोंडू। पोंडू क्या आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि को कहते हैं? जरूर बताओगे। बी है झूम कृषि, क्या असम में झूम कृषि कहते हैं? तीसरा है कुमारी, क्या मध्य प्रदेश में इसे कुमारी के नाम से जाना जाता है? तो आप बताओगे। डी है पोन्नम, केरल में, क्या पोन्नम है उसे केरल में पोन्नम के नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को? तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर है? क्या पोंडू आंध्र प्रदेश उड़ीसा में है, झूम असम में, कुमारी मध्य प्रदेश, पोन्नम में केरल में? तो अगर इसकी सही करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी ये सुमेलित नहीं है। कुमारी है वो मध्य प्रदेश में नहीं कहते हैं, परंतु कहाँ कहते हैं इसे कहते हैं केरल में, कुमारी के नाम से जाना जाता है। कुमारी मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि पश्चिमी घाट यानी केरल और कर्नाटक की स्थानांतरित कृषि है, और मध्य प्रदेश में से किस नाम से? वेवर या फिर दहिया कहा जाता है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश में वेवर या दहिया के नाम से है वो स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है। तो अगर झूम कृषि की बात करें तो वो है उत्तर पूर्वी भारत, जो असम है, जो सातों जो राज्य है उत्तर पूर्वी भारत में, उनमें झूम के नाम से जाना जाता है। पोंडू की बात करें तो ये सही है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में कहा जाता है। पोन्नम की बात करें तो ये भी सही है, केरल में पोन्नम कहा जाता है। कुमारी की बात करें तो ये भी केरल में आता है, पश्चिमी घाट इसका सही होगा, और मध्य प्रदेश है इसका गलत होगा। वेबर और दहिया इसे मध्य प्रदेश में कहा जाता है, वेबर या फिर दहिया के नाम से। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। कुमारी है वो केरल या कर्नाटक या पश्चिमी घाट में कहा जाता है, और मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर बेवर या फिर दहिया के नाम से स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्थानांतरित कृषि के बारे में, तो आपको कहीं पर विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, आपको आंसर है वो करेक्ट होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है, यानी भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत किसने विभाजित किया था? तो इसमें 4 विकल्प है हमारे लिए। ए है मौसम विभाग के द्वारा, बी है कृषि मंत्रालय द्वारा, सी है योजना आयोग के द्वारा, और डी है जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है जिसे भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था? तो मौसम विभाग के द्वारा, या कृषि मंत्रालय के द्वारा, या फिर योजना आयोग के द्वारा, या फिर जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा। तो ऐसा कौन सा मंत्रालय है, आयोग है या विभाग है जिनमें भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में है वो विभाजित किया था? तो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है योजना आयोग के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। तो भारत को कृषि के विकास और नियोजन के लिए 1989 में योजना आयोग, वर्तमान में इसका नाम है नीति आयोग, यानी पहले इसका नाम था योजना आयोग, और 2014 के बाद में इसका नाम बदल करके कर दिया नीति आयोग, और इनके द्वारा 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। योजना आयोग यानी वर्तमान में नीति आयोग है, वर्ष कौन सा था? 1989 का। 15 कृषि जलवायु में विभाजित किया है, किसके आधार पर? वर्षा के आधार पर, तापमान के आधार पर, मिट्टी के आधार पर, और जल संसाधन के आधार पर। यानी वर्षा ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर कम वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है, मध्यम होती है, निम्नतम होती है, तो वो आगे। तापमान उच्च, मध्य और निम्नतम। मिट्टी उच्च गुणवत्ता वाली, मध्यम गुणवत्ता वाली या निम्न गुणवत्ता वाली के आधार पर। जल संसाधन यानी जल के संसाधन कौन कौन से, यहाँ पर कितने कितने संसाधन है, निम्न संसाधन, मध्यम संसाधन वाले क्षेत्र और उच्च संसाधन वाले क्षेत्र।
इसके आधार पर है वो भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। कब किया? 1989 में। किसके द्वारा? योजना आयोग, वर्तमान में नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी ऐसा कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? यानी 3 इसमें सुमेलित यानी सही होंगे, एक ऐसा है जो गलत है, वो बताना है हमें। तो ए में है पृथ्वीराज विजय, क्या इन्होंने चंद्रप्रदाय की रचना की? बी है वंश भास्कर, क्या इन्होंने सूर्यमल मिश्रण लिखा? वंश भास्कर, क्या सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर लिखा? सी है हमीर महाकाव्य, क्या नयन चंद्र सूरी ने लिखा? डी है कुवल्यमाला, क्या उद्योतन सूरी ने लिखा? यानी एक तरफ जिन्होंने ग्रंथ की रचना की थी और दूसरी तरफ ग्रंथ है, तो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है वो क्या चंद्रप्रदाय ने लिखा था? वंश भास्कर है क्या सूर्यमल मिश्रण ने लिखा था? हमीर महाकाव्य क्या नयन चंद्र सूरी ने लिखा था? कुवल्यमाला क्या उद्योतन सूरी ने लिखा था? तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो वो है पृथ्वीराज विजय चंद्रप्रदाय, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये गलत है, इसमें से सुमेलित नहीं है, क्योंकि पृथ्वीराज विजय है वो इनके द्वारा रचना है वो नहीं की थी। वो रचना किसने की थी? जयानक ने की थी। तो यही युग्म गलत है, क्योंकि पृथ्वीराज विजय की जो रचना थी वो जयानक ने की थी। तो याद रखना जयानक ने की थी, जबकि चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। तो क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखना विजय, विजय कौन होता है? नायक होता है, तो जयानक हो गया। चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। तो पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय 2 ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों में अगर आपको कंफ्यूज होना है तो विजय किसने, विजय करने वाला कौन होता है? नायक होता है। तो जयानक ने और चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज रासो, इतना याद रखना है। अगर यहाँ पर ग्रंथ और लेखक की रचना करें, पृथ्वीराज विजय जयानक ने, और कौन सी भाषा में थे? ये संस्कृत भाषा में रचित की गई है। पृथ्वीराज रासो है किसके द्वारा? चंद्रप्रदाय के द्वारा। ये पिंगल डिंगल शैली का महाकाव्य है, याद रखना, ये शैली भी याद रखनी है, पिंगल डिंगल शैली है। कौन सा महाकाव्य रचित है? पृथ्वीराज रासो है। 3 है वंश भास्कर, तो वो लिखा था सूर्यमल मिश्रण ने। बूंदी राज्य का इतिहास इसमें दर्शाता है वंश भास्कर में। उसके बाद में हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी ने लिखा था, और इसमें रणथंबोर के चौहानों का इतिहास है वो बताता है। कुवल्यमाला उद्योतन सूरी ने लिखा, और इसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख भी इसमें मिलता है। तो याद रखना, क्वेश्चन नए बन सकते हैं। 18 देशी भाषाओं का उल्लेख कौन से महाकाव्य ग्रंथ साहित्य में मिलता है? तो वह कुवल्यमाला किसने रचना की थी? उद्योतन सूरी ने रचना की थी। तो पृथ्वीराज विजय जयानक ने, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय ने, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण ने, अमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी ने, और कुवल्यमाला उद्योतन सूरी ने लिखा था। तो ये महाकाव्य आपको याद करने हैं। इनमें से अगले कोई भी एक महाकाव्य आपसे पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2023 में पूछा गया है। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र, यानी वो कौन सा समाचार पत्र था, के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन, कौन सा किसान आंदोलन है? बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था। यानी विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार है वो पूरे भारत में किया था। तो वो कौन सा समाचार पत्र था? अगर उसकी बात करें तो आप देख सकते हैं, ए में है तरुण राजस्थान, बी है नवीन राजस्थान, सी है प्रताप, और डी है युगांतर। तो वो कौन सा समाचार पत्र है जिन्होंने विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रचार था वो पूरे भारत में किया था और जन जागृति का ये अभियान चलाया था? तो तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, प्रताप या फिर युगांतर, इनमें से कौन सा समाचार पत्र था? तो चलो देखते हैं हम। इसमें से करेक्ट आंसर होगा सी, प्रताप।
आप देख सकते हैं सी है वो करेक्ट आंसर है, प्रताप है। और प्रताप समाचार पत्र है वो कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा, यानी कानपुर से कौन से थे, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित किया जाता था। ये भी पूछ सकते हैं प्रताप समाचार पत्र है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था, तो कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। और विजय सिंह पथिक ने इसके माध्यम से मेवाड़ के आंदोलन को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया था। इस अखबार में बिजोलिया किसान आंदोलन को दर्शाया था और पूरे भारत में इस आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ था। तो कौन से आंदोलन के लिए, बिजोलिया किसान आंदोलन या इसे मेवाड़ आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। कौन थे नेता, विजय सिंह पथिक थे। समाचार प्रकाशन के लिए किसे भेजा जाता, प्रताप के माध्यम से भेजा था। समाचार पत्र जो कहाँ से प्रकाशित होता था, कानपुर से। कौन करता था, इसके संपादक कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी थे। और इसे पूरे भारत में प्रचार प्रसार का एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाया गया था बिजोलिया किसान आंदोलन का, जो राजस्थान का ही नहीं भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन। तो प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था कानपुर से, और विजय सिंह पथिक ने इसका प्रचार प्रसार है पूरे भारत में किस आंदोलन के लिए किया, वो किया था बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, यानी मूंगफली के उत्पादन में, और मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का जो भारत में कौन सा स्थान है। तो अगर इसके 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, ए में है चतुर्थ स्थान, बी में है तृतीय स्थान, सी में है प्रथम स्थान और डी में है द्वितीय स्थान। तो यानी राजस्थान का मूंगफली उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है, तो चतुर्थ, तृतीय, प्रथम या फिर द्वितीय कौन सा स्थान हो सकता है। तो अगर हम देखें तो इसमें जो स्थान आता है राजस्थान का भारत में वो है द्वितीय स्थान, यानी दूसरे स्थान पर है। मूंगफली उत्पादन में भारत में गुजरात का प्रथम स्थान आता है और गुजरात के बाद में कौन आता है, राजस्थान का द्वितीय स्थान आता है। तो याद रखना प्रथम स्थान पर मूंगफली उत्पादन में गुजरात है, सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। उसके बाद में द्वितीय स्थान पर किसका स्थान आता है, हमारे राजस्थान का आता है। तो यहाँ पर मैंने समझाने का प्रयास किया है, शीर्ष राज्य है इसमें 45% है वो गुजरात प्रथम स्थान पर, 20% है वो राजस्थान द्वितीय स्थान पर, 35% है उसमें तमिलनाडु हिस्सा सबसे ज़्यादा है, और उसके साथ साथ में अन्य जो राज्य इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो यानी अन्य जो और राज्य हैं गुजरात और राजस्थान को छोड़ करके 26 राज्य और हैं वो सभी अन्य में आते हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो इसमें बीकानेर का लूणकरण सर बेहतरीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। यानी राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं, लूणकरणसर को कहा जाता है, और मूंगफली उत्पादन में ये अग्रणी बीकानेर की तहसील है। तो बीकानेर का राजकोट या मूंगफली का राजकोट किसे कहते हैं, लूणकरणसर को कहते हैं। मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, गुजरात है। द्वितीय पर भारत का स्थान है, कितना प्रतिशत, 20% इंसान। तो ये थे सीटी में पूछे गए, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना यानी IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है, यानी ऐसा कौन सा जिला है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं है, यानी उसे कोई लाभ नहीं मिलता है। ए में है नागौर, बी में है पाली, सी में है जोधपुर और डी में है सीकर। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से ऐसा कौन सा राजस्थान का जिला है जो लाभान्वित नहीं है। तो जो नहीं है उसके बारे में बताने 3 ऐसे जिले हैं जो लाभार्थी है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से, एकमात्र ऐसा जिला है जो वो लाभार्थी नहीं है। तो अगर इसमें अगर बात करें तो वो है पाली जिला, और पाली जिले में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जल है वो नहीं जाता है, इसलिए ये लाभार्थी जिला नहीं है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना पश्चिम
और उत्तरी राजस्थान को जल प्रदान करती है। यानी पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ में उत्तरी जो राजस्थान है उसे। पाली जिला इसका लाभार्थी नहीं है। पाली मुख्य रूप से जवाई बांध से पानी प्राप्त करता है। तो जवाई बांध से पाली को जल है वो प्राप्त होता है और जवाई बांध से ही इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो पाली में जवाई बांध से है वो जलापूर्ति की जाती है। तो हम देखें इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जो उत्तरी राजस्थान के जिले हैं उसमें गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर, चूरू और सीकर, इन जिलों को प्राप्त होता है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर, इन जिलों को लाभ मिलता है। पाली जिले की बात करें तो पाली जिले में जवाई बांध जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, इससे जल की प्राप्ति होती है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इनसे बनने वाले उत्तरी राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़े हुए जो जिले हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और सीकर है। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर जिले आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सीईटी के एग्जाम में 2023 में पूछे गए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भोर है कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय में चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? यानी भोर कार्यक्रम है जो पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय में चलाया जा रहा है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो ए है बाल श्रम का उन्मूलन, बी है नशा मुक्ति, सी है अपराधियों का पुनर्वास और डी है भिक्षुकों का पुनर्वास। यानी भोर ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जो पुलिस आयुक्त जयपुर के द्वारा चलाया जा रहा है, इनका उद्देश्य क्या है? क्या बाल श्रम का उन्मूलन है, यानी जो बालक है 18 वर्ष की कम आयु के है वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं तो उनको बचाने के लिए है। नशा मुक्ति, यानी जिस तरह से आज राजस्थान में नहीं पूरे भारत में नशे का माहौल है और नशा फैल रहा है और उसका शिकार युवा पीढ़ी हो रही है, क्या उसे नशा से मुक्ति दिलाने के लिए है। अपराधियों का पुनर्वास है, क्या जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है अपराध पर लगाम लगाने के लिए है। भिक्षुकों का पुनर्वास, यानी जो भिक्षुक थे जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए निकले थे उनका वापस पुनर्वास के लिए चलाया जा रहा है। तो भोर किसके लिए पुलिस आयुक्त जयपुर के द्वारा चलाया जा रहा है, तो इसका उद्देश्य क्या है? चलो देखते हैं। वो है भिक्षुकों का पुनर्वास, डी आंसर इसका करेक्ट होगा, भिक्षुकों का पुनर्वास। तो सही आंसर है। यानी भोर योजना राजस्थान पुलिस यानी जयपुर आयुक्तालय और राजस्थान सरकार का एक संयुक्त अभियान है। यानी दोनों के द्वारा राजस्थान सरकार और जो राजस्थान पुलिस जयपुर आयुक्तालय उनके द्वारा चलाया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जयपुर शहर को भिखारी मुक्त बनाना। यानी जयपुर शहर में कोई भी ऐसा प्राणी न हो, इंसान न हो जो भीख मांग रहा हो। तो जयपुर को भिखारी मुक्त बनाना है और उनका कौशल और विकास कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है। यानी उनको वापस उसको अच्छी तरीके से उसका कौशल उसका विकास देखना है और विकास को देखते हुए उसको समाज की मुख्य धारा में वापस जोड़ने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। तो जयपुर पुलिस कमिश्नर के द्वारा भिक्षुकों का रेस्क्यू किया जा रहा है और आश्रय और चिकित्सा सुविधाएं उनको उपलब्ध हो रही है और उसके बाद में कौशल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, यानी स्किल उनको सिखाई जा रही है और सफल पुनर्वास और समाज से वापस से जुड़ाव हो रहा है। तो यानी वापस उस समाज का हिस्सा उन्हें बनाया जा रहा है और उनका सफल पुनर्वास बनाया जा रहा है। तो याद रखना, यानी भोर है वो है भिक्षुकों का पुनर्वास के लिए अभियान चलाया।